नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा। आज हम लोग गद्य शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब हम गद्य शिक्षण की बात करते हैं तो इससे हम एकदम स्पष्ट होते हैं कि गद्य साहित्य की एक विधा है। और जब भी हम साहित्य की अनेक विधाओं के बारे में बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में आज कहानी, उपन्यास, निबंध, लेख आदि की रचना अधिक तीव्रता के साथ हो रही है। लेकिन गद्य के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और गद्य साहित्य का क्षेत्र अधिक व्यापक एवं विशाल है। इससे हम साफ साफ देख सकते हैं कि साहित्य की अनेक विधाओं में गद्य का स्थान महत्वपूर्ण है। गद्य कवियों तथा लेखकों की कसौटी है। गद्य शिक्षण, भाषा की दृष्टि से गद्य शिक्षण का विशेष महत्व है। साहित्य में गद्य का प्रारंभ यजुर्वेद के मंत्रों को गद्यात्मक रूप से रचना करने के प्रयास के रूप में देखा गया है, किंतु हिंदी साहित्य में गद्य का जन्म 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक से माना जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि जब भी हम गद्य शिक्षण की बात करते हैं तो वो माध्यमिक स्तर पे या विद्यालय स्तर पे हम विद्यार्थियों को गद्य एक विधा के रूप में कैसे पढ़ाते हैं या गद्य के पाठ को कक्ष में कैसे पढ़ाएंगे, उसको पढ़ाने के क्या सामान्य उद्देश्य होते हैं, पढ़ाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है, इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि गद्य की परिभाषा आचार्य शुक्ल ने इस प्रकार दी है। यदि पद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो गद्य साहित्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, इसलिए गद्य शैली के विवेचक उदाहरणों के लिए निबंध ही चुना करते हैं। यानी यहाँ आचार्य शुक्ल का नाम हम सभी जानते हैं। तो यहाँ आचार्य शुक्ल ये कहते हैं कि संपूर्ण विधाओं में गद्य का महत्वपूर्ण स्थान है और उसमें भी गद्य में भी अगर हम बात करें तो निबंध की बात करते हैं तो निबंध गद्य की कसौटी है। तात्पर्य है कि गद्य के माध्यम से ही हम अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कविता की बात करें, काव्य की बात करें तो काव्य कम शब्दों में कलात्मक रूप से किसी एक छोटी या बड़ी घटना या किसी शीर्षक पर अभिव्यक्ति है। लेकिन जब भी हम अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं हमें गद्य का सहारा लेना पड़ता है। अब हम देखेंगे गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। तात्पर्य है कि अगर हम कक्ष में विद्यार्थियों को गद्य पढ़ाने जाते हैं तो गद्य पढ़ाने के पीछे कौन से सामान्य उद्देश्य हैं या किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गद्य विधा या गद्य शिक्षण किया जाता है। सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य है कि जो एक लंबी समय अवधि में पूरा किया जा सके। जैसे अगर हम बात करते हैं विद्यालय स्तर पर, इसका मतलब कि कम से कम 12 साल। तो हिंदी गद्य के सामान्य उद्देश्यों को एक कक्ष में नहीं पूरा किया जा सकता, एक साल में पूरा नहीं किया जा सकता। ये एक लंबी समय अवधि की बात है। जबकि जब इसके विपरीत अगर हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य उन उद्देश्यों को कहा जाता है जो परिभाषित है, जिनको एक निश्चित समय अवधि में पूरा करना है, जिसको एक दिए गए कालांश में पढ़ाने के बाद हम मूल्यांकन के माध्यम से पता कर लेते हैं कि ये उद्देश्य किस सीमा तक पूरे हुए हैं। लेकिन समान उद्देश्यों का पता आसानी से नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ हम बात करते हैं कि गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, जिसमें पहला हम देख सकते हैं भाषा का शुद्ध स्वरूप। जाहिर सी बात है, जब भी हम विद्यार्थियों में भाषा का शुद्ध स्वरूप विकसित करने की बात करते हैं तो ये
1 साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं, एक लंबे समय का प्रयास है। यानी विद्यालय जीवन में विद्यार्थियों की भाषा को शुद्ध करने के लिए एक लंबा समय लगता है। तो एक उद्देश्य हो गया भाषा का शुद्ध स्वरूप। दूसरा बात करते हैं वाचन कला का परिमार्जन। वाचन कला का परिमार्जन यानी विद्यार्थियों को एक कुशल वक्ता बनाना, अपने आप में अभिव्यक्त करने की क्षमता को विकसित करना। तो वाचन कला का परिमार्जन तात्पर्य है कि धीरे धीरे विद्यार्थियों में वाचन कला को या अभिव्यक्त करने की क्षमता को शुद्ध किया जाए, उसको परिष्कृत किया जाए और एक उच्च स्तर पर लाया जा सके। उसके बाद बात करते हैं साहित्यिक शब्द भंडार में वृद्धि। गद्य शिक्षण से संबंधित जितने भी या गद्य विधा के अंतर्गत आने वाले जो भी साहित्यिक शब्द हैं, उनमें वृद्धि करने हेतु गद्य विधा का शिक्षण किया जाता है। उसके बाद मानव जीवन के विविध पक्षों की जानकारी। गद्य के माध्यम से हम मानव जीवन के विविध पक्ष जैसे पर्यावरण, राजनीति, मानव मूल्य, इसके अलावा हम देख सकते हैं विज्ञान, यानी साहित्य में जितने भी विषय हो सकते हैं या जिन जिन विषयों पर साहित्य लिखा जा सकता है, वो सभी मानव जीवन के विविध पक्षों की जानकारी प्रदान करते हैं। और साहित्य का मतलब गद्य को पढ़ाने पर हम कहीं न कहीं विद्यार्थियों को मानव जीवन के अनेक पक्षों के बारे में जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति में कुशलता। गद्य के माध्यम से विद्यार्थी में अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। वो अपने बात को विस्तृत तरीके से भी बोल सकते हैं, अपनी बात को संक्षिप्त तरीके से भी रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं विविध स्वरूप और तथा उनकी शैलियों से परिचय। जब भी हम गद्य शिक्षण की बात करते हैं तो गद्य शिक्षण के अंतर्गत गद्य विधा की जो विभिन्न स्वरूप हैं और शैली हैं, जैसे अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक शैली या फिर वर्णनात्मक शैली, निबंधात्मक शैली, भावात्मक शैली, यानी कि गद्य को किन शैलियों में लिखा गया है, इसका परिचय हम विद्यार्थियों को गद्य शिक्षण के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास। गद्य शिक्षण पढ़ाने का एक समान उद्देश्य यह भी है कि गद्य को पढ़ाने से विद्यार्थियों में उस विषय पर आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। वो कहीं न कहीं उसके गुण और दोष को देखते हैं और उसको परखते भी हैं। मानसिक शक्तियों का विकास। जब भी हम मानसिक शक्तियों के विकास की बात करते हैं तो भाषा इसमें बहुत योगदान देता है और इसके साथ साथ गद्य अपने आप में अभिव्यक्त करने का एक वृहद और विस्तृत फलक लेके आता है, जो कि व्यक्ति के मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायक है। नैतिक तथा चारित्रिक विकास। जब भी हम भाषा की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में यह चीज़ एकदम स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य पढ़ने से हमारे अंदर मानव मूल्य विकसित होते हैं। जब भी हम कोई साहित्य पढ़ते हैं, जब भी हम कोई विधा पढ़ते हैं, चाहे वो गद्य हो, उपन्यास, गद्य के रूप में उपन्यास हो, कहानी हो, जब भी हम गद्य पढ़ते हैं तो किसी भी कहानी को या किसी भी गद्य को पढ़ते पढ़ते हमारे मस्तिष्क के साथ हमारा हृदय भी साथ साथ होता है और हमारे जो विचार हैं वो हमारे हृदय के साथ जुड़कर हमारे व्यवहार में परिवर्तित होते हैं, जिससे व्यक्ति में नैतिकता और चारित्रिक विकास होता है। रचनात्मक शक्ति का विकास। गद्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में रचना करने की क्षमता विकसित की जा सकती है। गद्य को या निबंध को, कहानी को कैसे लिखना है, उसकी मौलिक रचना कैसे करनी है, अपने बात को अभिव्यक्त कैसे करना है, किसी शीर्षक पे निबंध कैसे लिखना है, किस कक्षा के लिए किस स्तर का निबंध होना चाहिए,
इन सभी का अभ्यास करके रचनात्मक शक्ति का विकास किया जा सकता है। इसके अलावा गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य अनेक हैं। उनमें से हम कह सकते हैं, विद्यार्थियों में स्पष्ट अर्थ समझने की शक्ति विकसित होता है। कहीं न कहीं जब भी हम गद्य शिक्षण करते हैं तो विद्यार्थियों में संबंधित पाठ के बारे में अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तार्किक एवं मनन करने की शक्ति विकसित होती है। तर्क, विचार तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों में शुक्ति भंडार तथा भंडार का विकास होता है। शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता विकसित होती है और विद्यार्थी अपने अंदर भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक गुणों का भी विकास गद्य से संबंधित पाठों के माध्यम से कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। तथा हम ये भी देखते हैं कि गद्य के माध्यम से ही विद्यार्थी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तात्पर्य ये है कि जब भी हम गद्य शिक्षण की बात करते हैं तो गद्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है वो अपने चरम पर होती है। वो विभिन्न तरीक़ों से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। उनकी अभिव्यक्त करने की क्षमता में शब्द भंडार भी होता है, शुद्ध उच्चारण भी होता है, मनोवैज्ञानिक विचारों को भी अभिव्यक्त कर लेते हैं, कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करते हैं, रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो गद्य शिक्षण के माध्यम से या गद्य विधा को पढ़ाने का जो सामान्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में अभिव्यक्त करने की उच्चतम क्षमता को विकसित करना है। इस उच्चतम क्षमता में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हम सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पढ़े हैं। अब हम देखते हैं गद्य शिक्षण की प्रक्रिया। कक्ष में अगर गद्य को पढ़ाना है या एक अध्यापक के रूप में हम कक्ष में जाते हैं और विद्यार्थियों को गद्य विधा पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाने के दौरान किन किन सोपानों का पालन करके हम गद्य को पढ़ा पाते हैं, जिसमें हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। यानी किसी भी पाठ को पढ़ाने का अगर हम कक्ष में जाते हैं और कोई पाठ पढ़ा रहे तो किसी भी पाठ को पढ़ाने का एक सामान्य उद्देश्य होता ही होता है। कुछ सामान्य उद्देश्यों को लेके ही हम उस पाठ को पढ़ाते हैं। दूसरा, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य इससे पहले भी हम डिस्कस किए हैं कि विशिष्ट उद्देश्य हम उस कक्ष में दिए गए पढ़ाए जाने वाले पाठ को ध्यान में रखेंगे, उस कक्षा की अवधि को ध्यान में रखेंगे और कालांश को भी ध्यान में रखेंगे कि किस कालांश में हम उस पाठ को पढ़ा रहे, विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता क्या है, वो क्या उस पाठ को पढ़ने के लिए उपयुक्त हैं। उपयुक्तता से तात्पर्य क्या वो, अगर उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर वो चौथी कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं और शुरू की 3 कक्षाओं में उनसे वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर चुके हैं, तो इससे साफ साफ दिखता है कि वो चौथी कक्षा में पढ़ते पढ़ते थकान महसूस करने लग जाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आप किस कक्षा, किस कालांश में, किस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, किस पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य जब भी हम बनाएंगे तो पाठ से संबंधित होगा और कहीं विशिष्ट उद्देश्यों का जब भी हम उसको जांचने परखने की बात करेंगे तो मूल्यांकन के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थियों में विशिष्ट उद्देश्य किस सीमा तक पूरा हुआ है। अब बात करते हैं पूर्व ज्ञान। जब भी हम गद्य शिक्षण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ को हम कक्षा में पढ़ाएंगे। पूर्व ज्ञान को इसलिए ध्यान में रखेंगे क्योंकि जब भी हम कोई नया ज्ञान देते हैं तो उसका एक पृष्ठभूमि होना चाहिए और उस पृष्ठभूमि
बिना पृष्ठभूमि के विद्यार्थी नए ज्ञान को ग्रहण करने में असहज महसूस होंगे और जो उनके मनोविज्ञान के अनुसार उपयुक्त नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं सहायक सामग्री। हम पहले से ही निर्धारित कर लेंगे कि संबंधित पाठ हेतु संबंधित कक्षा हेतु किन किन सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, और जब भी हम सहायक सामग्री की बात करेंगे तो उसकी उपयुक्तता के बारे में हमें विचार विमर्श या चिंतन करना आवश्यक है। बात करते हैं प्रस्तावना की। अगला प्रक्रिया प्रस्तावना है। प्रस्तावना के अंतर्गत हम पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं। तात्पर्य यह है कि जब भी हम प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं, या वो प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से हो, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से हो, या पिछली कक्षा में जो भी पाठ पढ़ाया गया उसके माध्यम से हो, जिस किसी भी माध्यम से प्रस्तावना निकाला जाता है या प्रस्तावना बनाया जाता है, प्रस्तावना के माध्यम से पूर्व ज्ञान को जोड़ा जाता है, वो इसलिए कि पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए हम नवीन ज्ञान की तरफ आगे बढ़ पाएँ। उसके बाद हम उद्देश्य कथन पर आते हैं। नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं उद्देश्य कथन के माध्यम से कि आज हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे। बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सही तौर पे पाठ से संबंधित शिक्षण शुरू हो चुका है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत अगर हम गद्य शिक्षण में बात करें तो ये शुरू होता है आदर्श वाचन से। एक शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करता है और आदर्श वाचन करने के बाद विद्यार्थियों को ये भी सुझाव देता है कि आदर्श वाचन करते समय या अनुकरण वाचन करते समय या वाचन करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, पुस्तक पकड़ने का उचित तरीका क्या है, शुद्ध उच्चारण कैसे करना है, विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखना है, खड़े होने का पोजीशन क्या है, यानी कि कुछ सावधानियों को बरतते हुए वाचन करने का सलाह देता है। आदर्श वाचन के अंतर्गत वाचन के अंतर्गत आदर्श वाचन भी आएगा, उसके बाद अनुकरण वाचन। इससे सीधा तात्पर्य है कि पहले शिक्षक आदर्श वाचन करता है, तदुपरांत विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन कराया जाता है। फिर बात करते हैं उच्चारण अभ्यास की। उसमें जो भी कठिन उच्चारण है शिक्षक के माध्यम से उसका अभ्यास कराया जाता है। उसके बाद काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों के अर्थ का निवारण किया जाता है। ये काठिन्य निवारण विभिन्न युक्तियों के प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। जैसे अगर हम काला शब्द का अर्थ बताना चाह रहे हैं तो हम काला को बोलेंगे अंधेरा, और इसको और स्पष्ट करने के लिए छोटी कक्षाओं में हम इसका विपरीत शब्द भी ले सकते हैं। ये युक्ति हो गया। विलोम शब्द काला सफ़ेद, यानी कहीं न कहीं हम विलोम शब्द के माध्यम से, पर्यायवाची के माध्यम से, संधि विच्छेद के माध्यम से, जिन भी तरीक़ों से हम उस शब्द को सरल कर सकते हैं हम उसका सहारा लेते हैं, और यही सहारा लेना युक्ति का प्रयोग करना कहलाता है। बात करते हैं मौन वाचन। अब विद्यार्थियों से थोड़ी देर मौन वाचन के लिए कहा जाएगा। विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण करने के बाद, अनुकरण पाठ करने के बाद, काठिन्य निवारण होने के बाद अब उस पाठ को मौन रूप से पढ़ के उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे, उस पर गहन चिंतन करेंगे ताकि उनसे विचार विश्लेषण के प्रश्न पूछे जा सकें। और शिक्षक इसके माध्यम से ये भी देख सकता है कि विद्यार्थी कितना सीख पाए हैं, विद्यार्थी विशिष्ट उद्देश्यों को किस हद तक पूरा कर पाए हैं, या शिक्षक अपनी कक्षा में विशिष्ट उद्देश्य को किस सीमा तक पूरा करने में सफल हुआ है। उसके बाद श्यामपट्ट लेखन कार्य। वैसे तो श्यामपट्ट लेखन कार्य एक सोपान के अंतर्गत नहीं, वो शुरू से ही चलता आएगा। हो सकता है श्यामपट्ट लेखन उच्चारण को अभ्यास के दौरान भी कराया गया हो, श्यामपट्ट लेखन काठिन्य निवारण के दौरान कराया गया है, और श्यामपट्ट लेखन कुछ गद्य पाठ में आए हुए व्याकरण को हल करने के लिए भी किया गया हो। तो श्यामपट्ट लेखन एक सोपान के रूप में हम देखेंगे, लेकिन इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि श्यामपट्ट लेखन
संपूर्ण कक्ष के दौरान जहाँ भी उचित है उसके हिसाब से चलता रहता है। फिर पुनरावृत्ति। अब यहाँ मूल्यांकन के प्रश्न की बात करेंगे कि विद्यार्थियों में उस कक्षा में पढ़ाए गए उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन का प्रश्न करते हैं, और मूल्यांकन के प्रश्न करते समय ये ध्यान में रखते हैं कि मूल्यांकन के प्रश्नों के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्य को कितना परखा जा सकता है। तदुपरांत गृह कार्य देंगे। गृह कार्य घर के अर्थात घर के लिए था। यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो गद्य शिक्षण की प्रक्रिया है वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न महाविद्यालयों में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। सामान्यतः अगर हम बात करें तो एक गद्य शिक्षण के सोपान के अंतर्गत हम सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं, विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं, प्रस्तावना के अंतर्गत पूर्व ज्ञान हो गया, उद्देश्य कथन की बात करते हैं, प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं, उसमें कहीं विकासात्मक प्रश्न हो गया, मूल्यांकन के प्रश्न हो गए, बोधात्मक प्रश्न, ये विभिन्न रूपों में हो सकता है। पर एक प्रस्तुतिकरण की बात करें या एक सोपान की बात करें तो सामान्यतः इन्हीं सोपानों को गद्य शिक्षण के अंतर्गत हम लागू करते हैं। धन्यवाद।